स्टूडेंट्स, आप लोगों की परीक्षाएं आ चुकी हैं और परीक्षाओं के हिसाब से आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए, उनके आंसर्स कैसे लिखने हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। और सबसे पहले हमने अपना टॉपिक उठाया है इकोनॉमिक्स, जिसके बारे में हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के अर्थशास्त्र में हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ना है और उनके पॉइंट्स को तैयार करना है ताकि हमें लिखते समय कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक के बाद एक टॉपिक पढ़ते चलेंगे और ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, ताकि आप एग्जाम में जब बैठें तो आपको पता हो कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कितना पेपर में मिल रहा है। दोस्तों, तो बात करेंगे आज इसी के बारे में। इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कहाँ कहाँ इकोनॉमिक्स का यूज़ होता है, कितने तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसका, ये सारे फैक्ट्स को जानना है आज। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स को हम सोशल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स का जो टर्म्स है और कंडीशन है वो यही बताता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो धन से शुरू होती है। धन की बात करते हैं तो नाम आता है एडम स्मिथ, जो कि फादर हैं इकोनॉमिक्स के। उन्होंने बताया है कि धन की यानी आर्थिक परिस्थितियों में अगर हम बात करें तो जहां आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जहां पर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, वहां पर धन की बात होती है। और धन की जब बात होती है तो इकोनॉमिक्स को धन की जो परिभाषा दी गई है वो एडम स्मिथ के द्वारा दी गई है। अगर मैं बताऊं आपको तो अगर हम एडम स्मिथ की बात करते हैं तो एडम स्मिथ ने धन के संबंध में सारी परिभाषाएं दी हैं और बताया है कि इकोनॉमिक्स धन का विज्ञान है। अर्थात जहां पर भी धन की बात होगी या मनी की बात होगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस की बात होगी, मॉनेटरी एक्टिविटीज की बात होगी, वहां क्या होगा, इकोनॉमिक्स होगा। बात करते हैं इकोनॉमिक्स के एक और टॉपिक की, जिसके बारे में मार्शल जी ने बताया है कि मार्शल ये बताते हैं कि इकोनॉमिक्स एक सोशल एक्टिविटीज यानी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज होता है और किस तरीके से हम इसे प्रयोग कर सकते हैं समाज के कल्याण के लिए। वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी कैसे किया जाएगा, ये इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा दी गई है वो मार्शल के द्वारा दी गई है। अगर हम बात करते हैं रॉबिन्स के बारे में तो रॉबिन्स ने बताया कि जो चीज़ें यानी जो भी आर्टिकल्स या जो जिन चीज़ों की वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा तो ऐसे होगी, अगर हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीज़ें स्केयर्ड हैं, जो आसानी से नहीं मिल पाती हैं, यानी जो चीज़ें स्केयर्ड है उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब है स्केयरसिटी ऑफ द गुड्स। जो स्केयर गुड्स हैं, जो चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं, उन्हीं को हम इकोनॉमिक्स की परिभाषा में रॉबिन्स के द्वारा रखेंगे। हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक्स की कि इकोनॉमिक्स में अलग अलग विद्वान ने किस तरीके से परिभाषाएं दी हैं। तो मैंने आपको बताया कि रॉबिन्स के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है और बताया ये भी कि एडम स्मिथ ने किस तरीके से धन के संबंध में परिभाषा दी है। और इसके बाद बताया मार्शल जी ने कि मार्शल जी ने किस तरीके से जो परिभाषा है इकोनॉमिक्स की वो दी है आपको। आगे की बात करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की तो इकोनॉमिक्स कोई भी वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या कोई भी मनी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एक्टिविटी या फिर किसी भी स्केयरसिटी ऑफ द गुड्स को हम कंसीडर इकोनॉमिक्स में करते हैं। सोशल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इकोनॉमिक्स को अध्ययन करने के लिए हर एक एक्टिविटी जो कि फाइनेंशियली जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको हम इकोनॉमिक्स की परिभाषा में रखते हैं। अगर हम बात करते हैं कि समस्याएं क्या आती हैं इकोनॉमिक्स को स्टडी, इकोनॉमिक्स कैसे विज्ञान है, अगर हम बात करते हैं कि विज्ञान का संबंध क्या इकोनॉमिक्स से है, अगर हम बात करते हैं कि कला का संबंध यानी आर्ट्स का संबंध क्या इकोनॉमिक्स से है, अगर हम वैसे बेसिकली कहें तो रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा तरीके से अगर हम देखते हैं तो साइंस का जो टर्म्स है जिसको नियमों का अध्ययन कहते हैं, साइंस यानी विज्ञान यानी विधिवत ज्ञान, तो जिन बातों को हम रखते हैं उसमें बहुत सारे विज्ञान के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इकोनॉमिक्स में जो टर्म्स होती हैं उनको रूल्स एंड रेगुलेशन पर फॉलो किया जाता है। इसीलिए इकोनॉमिक्स क्या है, एक विज्ञान का केंद्र है, यानी विज्ञान भी है इकोनॉमिक्स, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर हम आर्ट्स की बात करते हैं यानी कला की बात करते हैं, क्या इकोनॉमिक्स कला है? हाँ, क्योंकि हर एक काम को करने का एक तरीका, एक नीति, एक प्रयोग किया जाता है और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी कला की श्रेणी में आता है। यानी इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट्स भी है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं केंद्रीय समस्या, सेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स में केंद्रीय समस्या क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। देखिए, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि इकोनॉमी में सेंट्रलाइज्ड प्रॉब्लम है क्या आखिर। अगर हम किसी भी प्रयोग की बात करते हैं, कोई भी चीज़ हम उपयोग करते हैं या कोई भी उत्पाद कंज्यूम करते हैं तो उसको बनाया जाता होगा, कहीं ना कहीं वो बनता होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम मान लो जूते पहनते हैं तो जूते पहनने के लिए वो कहीं ना कहीं बनाए जाते होंगे।
तो किसके लिए जूते बनाए जाते हैं, कैटेगरी क्या होगी, लड़कियों के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बुजुर्गों के लिए अगर कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, बच्चों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, तो हर चीज को कैटेगराइज किया गया है। तो सेंट्रल इकोनॉमी ये बताती है कि इकोनॉमिक्स में एक प्रॉब्लम है, सेंट्रल इकोनॉमी की, प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करते हैं सेंट्रल इकोनॉमी की, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड वूम टू प्रोड्यूस। इसको समझते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका कि बनाना क्या है, लेकिन हमें ये बनाने से पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके लिए बनाएं। वो कैटेगरी, वो जेंडर, वो सेगमेंट, वो सोसाइटी हमें डिफाइन करती है कि हम पार्टिकुलर पर्सन के लिए वो चीज़ बना रहे हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और वूम टू प्रोड्यूस। तो हाउ टू प्रोड्यूस, उसको बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इन सभी चीज़ों को अगर ऐड कर लिया जाता है तो प्रॉब्लम जनरेट होती है। 3 कंपोनेंट रखे गए, इसमें 3 पॉइंट्स को आपको स्टडी करना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड वूम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं, ये तीनों सेगमेंट आपको रखने होंगे, तो आपको प्रॉब्लम को स्टडी करने में आसानी होगी। और आप इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स जो है, इकोनॉमी की स्टडी प्रॉब्लम में जो भी आपको प्रॉब्लम आएगी स्टडी में, वो इन चीज़ों से रिलेट होगी। अगर किसी देश की आप इकोनॉमी स्टडी करना चाहते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम्स पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। फिर बात करते हैं इससे आगे कि इकोनॉमिक्स का अध्ययन अगर हम करते हैं और इकोनॉमिक्स अगर पढ़ते हैं तो उससे क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो इकोनॉमी की अगर बात करूं तो इकोनॉमिक्स में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हिंदी में अवसर लागत कहते हैं इसे। और अवसर लागत की अगर हम बात करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात करते हैं, इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से भी आपको बताऊंगा कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। एक अपॉर्चुनिटी, आपको अवसर लागत इस तरीके से भी आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति अगर एक जगह काम करता है और किसी कंपनी में या किसी स्थान पर वो कार्य करता है तो वहां पर उसको एक सैलरी मिलती है, और जो सैलरी मिलती है वो 5,000 रुपये है। 8 घंटे काम करने के बदले में उसे 5,000 रुपये सैलरी मिलती है। दूसरे प्लेस पर भी उसे 8 घंटे ही काम करना है और वहां पर सैलरी 2,000 बढ़कर मिलती है, यानी 7,000 रुपये मिलती है। तो पहले ऑप्शन को छोड़ देता है, उस 2,000 के लिए वो एडिशनल अमाउंट जो उसको 2,000 मिल रही है उस ऑप्शन को वो चूज कर लेता है। तो इकोनॉमी में जब आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की स्टडी करेंगे तो अपॉर्चुनिटी तो चूज द बेस्ट ऑल्टरनेट्स बिटवीन द 2 एंड मोर ऑल्टरनेट्स। 2 या 2 से अधिक चुनाव करने की परिस्थिति होगी तो आप उसमें चुनाव कर सकते हैं, जो अच्छा आपके लिए अवसर, जो अपॉर्चुनिटी अच्छी होगी उसको आप चूज कर सकते हैं दोस्तों। तो इकोनॉमी का मैंने पहले इंट्रोडक्शन आपको बताया कि इकोनॉमिक्स में आप इंट्रोडक्शन कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किन किन पॉइंट्स को कवर करें। ये पहला इंट्रोडक्शन था जो इकोनॉमी का मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में। एक और टॉपिक पढ़ते हैं आज, और टॉपिक का नाम है मांग यानी डिमांड। प्रोडक्ट की डिमांड कैसे होती है, और जब डिमांड की बात कर रहे हैं तो सप्लाई क्या होती है। सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझना होगा। डिमांड को हम वैल्यूएट कैसे करते हैं, कैसे मानते हैं ये डिमांड है, या हमें कैसे पता चलेगा कि डिमांड का मतलब ये है। तो पार्टिकुलर में डिमांड समझने के लिए सबसे पहले 3 चीज़ों को पॉइंट आउट करना होगा। पार्टिकुलर टाइम, पार्टिकुलर क्वांटिटी और पार्टिकुलर प्राइस। अगर एक निश्चित समय पर एक निश्चित किसी भी वस्तु की मात्रा और निश्चित कीमत पर ली जाती है या मांगी जाती है तो डिमांड कहलाती है। सप्लाई का भी सेम यही सिनेरियो है। सप्लाई वो चीज़ है जो डिमांड में अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की, डिमांड जो की जा रही है कस्टमर के द्वारा, कंज्यूमर के द्वारा, ये जो भी रिटेलर डिमांड कर रहा है, ये पार्टिकुलर कैटेगरी डिमांड कर रही है, उसको सप्लाई, उसको जो रिसोर्सेज अवेलेबल करा रहा है जो, वो सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट अगर हम कहें, मैं आपको एक बार ग्राफ पर भी ये चीज़ बता दूंगा कि डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट जो है वो इंटर रिलेट होता है, कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होता है एक दूसरे में। सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाती है किसी भी प्रोडक्ट की तो डिमांड गिर जाती है। अब इसको ऐसे भी समझते हैं, अगर किसी की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस हाई हो जाते हैं। तो ये जो क्वांटिटी का सिनेरियो है, जो सप्लाई का सिनेरियो है या डिमांड का जो सिनेरियो, उसको समझते हैं। डिमांड एंड सप्लाई एक दूसरे को विपरीत दिशा में काम करते हैं, यानी ऐसे कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन इनका काम करता है। डिमांड का ग्राफ कैसे बनाएंगे दोस्तों, डिमांड कैसे एक्सप्लेन करेंगे। डिमांड के लिए मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, उनको बड़े आसानी से आप याद रख सकते हैं।
एक निश्चित टाइम यानी सर्टेन टाइम, सर्टेन क्वांटिटी और सर्टेन प्राइस पर आप कोई भी चीज डिमांड करते हैं पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो डिमांड कहलाएगी। एग्जाम्पल के लिए यहां देख भी सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए ग्राफ यहां पर बनाते हैं, तो ये x है और ये y है। आप दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक बार, ये y है और ये x है, यहां जीरो कांस्टेंट करते हैं। डिमांड का सिनेरियो ये है आपका, डिमांड ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, डिमांड इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। और सप्लाई की बात आती है तो सप्लाई आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरीके से आप डिमांड एंड सप्लाई। ये जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम है, यहां पर आपका प्राइस आ जाएगा, कीमत आ जाएगी, और यहां बात करते हैं क्वांटिटी की। तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहां पर काटते हैं। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का संबंध यानी रिलेशन ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन में। ये डिमांड एंड सप्लाई मैंने आपको बताया कि किस तरीके से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे के पूरक भी हैं ये। अगर डिमांड बढ़ती है तो राइट साइड शिफ्ट होगी, व्हेन द डिमांड विल इंक्रीज गोइंग टू बी द राइट साइड, ये राइट साइड जाएगी। देखिए डिमांड यहां पर क्वांटिटी पर अगर मैं यहां पर आपको दिखाता हूं तो क्वांटिटी आप देखेंगे इंक्रीज हो रही है। ये देखिए क्वांटिटी यहां से शिफ्ट होकर कहां पर चली गई, यहां, यानी राइट साइड अगर बढ़ती है डिमांड, राइट साइड ये स्लोप बढ़ता है तो आगे क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी। और अगर ये लेफ्ट साइड आता है, यहां पर आता है, इधर से देख सकते हैं आप, अगर ये राइट आ रहा है तो इंक्रीज है और लेफ्ट आ रहा है तो ये डिक्रीज है। आप देख सकते हैं यहां पर, ये देखिए यहां पर क्वांटिटी डिक्रीज हुई है। बेसिकली अगर डिमांड राइट साइड जाती है, उसका ग्राफ अगर राइट साइड जा रहा है तो इंक्रीज हो रहा है डिमांड, और अगर लेफ्ट साइड आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। सेम सप्लाई का भी यही सिनेरियो रहेगा। दूसरे ग्राफ में बताता हूं क्योंकि एक ग्राफ में आपको समझ नहीं आएगा। तो डिमांड की फिर से बात कर लेते हैं। यहां पर सप्लाई को देख लेते हैं। सप्लाई ये यहां पर है, इक्विलिब्रियम है। अगर ये राइट साइड जाती है तो सप्लाई बढ़ रही है। देखिए क्वांटिटी अब पहले से अगर हम यहां पर देखते हैं, यहां Q1 है ये, तो अगर सप्लाई राइट साइड शिफ्ट होती है ये, तो इंक्रीज सप्लाई है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अगर लेफ्ट साइड यहां पर जाती है, इससे ऊपर की तरफ यहां जाती है, तो ये डिक्रीज हो रही है। तो मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का ये है कि राइट साइड में डिमांड बढ़ती है और सप्लाई की बात करें तो राइट साइड में वो इंक्रीज होती है। सप्लाई और डिमांड दोनों ही राइट साइड में इंक्रीज होती हैं, और सप्लाई के बाद अगर डिमांड की बात करते हैं तो दोनों ही लेफ्ट साइड में डिक्रीज होती हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई में आपको ये पता लगाना आसानी से समझ में आ जाएगा कि राइट साइड विल बी इंक्रीज द सप्लाई एंड डिमांड ऑल्सो, एंड अगेन वी हैव टू डिस्कस द लेफ्ट साइड गोइंग टू द सप्लाई विल डिक्रीज द सप्लाई। तो दोनों पक्षों को हम ऐसे समझ सकते हैं। आगे की बात करते हैं इसी में। तो स्टूडेंट्स आगे की बात और कर लेते हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। डिमांड के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, सप्लाई के बारे में भी बताया। अब बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या होती है इलास्टिसिटी? डिमांड यानी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम। डिमांड का मतलब यहां क्वांटिटी से कैरी करते हैं। डिमांड बढ़ रही है, घट रही है, यानी क्वांटिटी आप कम ला रहे हैं, ज्यादा ला रहे हैं, तो उसके हिसाब से डिमांड को मैनेज किया जा रहा है। तो डिमांड किस फैक्ट की वजह से इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, क्या फैक्ट है वो, कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से वो डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो आप जब डिमांड की बात कर रहे हैं और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करते हो, तो 3 टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी होती है डिमांड में। पहले की बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मान लो किसी प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है, या तो घट जाता है या बढ़ जाता है, तो प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपने क्वांटिटी या तो कम खरीदी, अगर प्राइस बढ़ा होगा तो कम लेकर आएंगे, और अगर नीचे आ जाएगा प्राइस या घटा हुआ प्राइस होगा तो क्वांटिटी ज़्यादा लाएंगे। तो पहली इलास्टिसिटी होती है प्राइस इलास्टिसिटी, जिसमें 5 कंपोनेंट होते हैं: परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, यूनिटरी,
हाईली इलास्टिक और इनइलास्टिक। ये 5 कंपोनेंट आप पीछे मेरी वीडियो देख सकते हैं, जो लास्ट वीडियो मैंने भेजी थी उसके बारे में आप देखेंगे तो आप में उसमें ये मिल जाएगा डिस्कशन बॉक्स में, कि उसका लिंक भी एक बार शेयर कर दूंगा मैं आपको, ताकि आप वहाँ से ये पढ़ सकें। बेसिकली मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप समझ लें, ताकि आपको आसानी से पेपर में लिखने में दिक्कत ना आए। तो इलास्टिसिटी डिमांड में दूसरी इलास्टिसिटी आती है इनकम इलास्टिसिटी। अगर इनकम बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है किसी की इनकम, तो उसके यहाँ पर कंज्यूमशन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। तो इनकम इलास्टिसिटी और प्राइस इलास्टिसिटी 2 कंपोनेंट बताए। एक तीसरा और होता है क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर ए प्रोडक्ट के प्राइस गिर जाते हैं तो बी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो बी की डिमांड बढ़ेगी तो ए के प्राइस में इफेक्ट आने की वजह से बी का प्राइस या क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होगा, चेंज होगा। तो ए में अगर मान लो प्राइस बढ़ रहे हैं तो बी की क्वांटिटी ज़्यादा सेल होगी, और अगर बी की क्वांटिटी ज़्यादा सेल हो रही है तो डेफिनेटली ए के प्राइस बढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्रॉस यानी 2 प्रोडक्ट होंगे, 2 या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें क्रॉस होगा, एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो 3 टाइप की प्राइस इलास्टिसिटी होती है। पहला प्राइस इलास्टिसिटी, दूसरा इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा क्रॉस इलास्टिसिटी। अब बात करते हैं आगे की, कि जब प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी घटती है, क्वांटिटी कम लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी हैं जहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट, जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है, लोच, मांग की लोच है, वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता, यानी पूरी तरह से वहां लागू नहीं हो पाता है। इसको बोलते हैं ग्रिफिन गुड्स। कुछ ऐसी वस्तुएं जो ग्रिफिन के द्वारा बताई गई हैं। तो ग्रिफिन गुड्स क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। ग्रिफिन गुड्स में प्रेस्टिजियस थिंग्स आती हैं। ग्रिफिन गुड्स में लिमिटेड बॉन्ड्स गुड्स आते हैं, जिनको निश्चित मात्रा में प्रयोग किया जाता है। प्रेस्टिजियस जो आपकी शान और शौकत दिखाती हैं, और लग्जरियस गुड्स जो आपको आरामदायक होते हैं, वो गुड्स आते हैं। और लिमिटेड बॉन्ड्स का मतलब है कि जिनकी आवश्यकता जितनी है उससे ज़्यादा उन्हें यूज़ नहीं किया जा सकता, ऐसे गुड्स भी आते हैं। और इन्फीरियर गुड्स भी आते हैं, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, इन्फीरियर गुड्स, लग्जरियस गुड्स, लिमिटेड क्वांटिटी गुड्स, और अगर हम बात करते हैं प्रेस्टिजियस गुड्स की, ये चारों कंपोनेंट इसमें आएंगे, जिन्हें आप पढ़ लेंगे तो आपको पता रहेगा ग्रिफिन गुड्स में क्या क्या डिफाइन किया गया है। ये पॉजिटिवली चलते हैं, अगर इनकी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ते हैं, और प्राइस बढ़ते हैं तो इनकी डिमांड भी बढ़ती है। जबकि मैंने अभी पढ़ाया आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है। ऐसे समझते हैं, एक बार देखते हैं बोर्ड पर। यहां पर देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये प्राइस है 0 वॉल्यूम पर, ये क्वांटिटी है 0 वॉल्यूम पर, ये आपका y है और ये x है। अब प्राइस अगर यहां पर नीचे आ जाता है, ये प्राइस P1 हो गया, यहां पर नीचे आकर कितना हो गया P1, तो यहां क्वांटिटी क्या है, इंक्रीज हो गई है Q1। और प्राइस अगर यहां पर बढ़कर ऊपर चला जाता है, ये P2 हो जाता है, तो यहां Q2 हो जाएगा। ये प्राइस कम या ज़्यादा होने की वजह से इंक्रीज भी हुआ है यहाँ पर, और डिक्रीज भी हुआ है प्राइस, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो क्वांटिटी उसी मात्रा में कम या ज़्यादा हो रही है। तो इनवर्स रिलेशनशिप होती है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस की बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं डिमांड की, तो इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि ग्रिफिन गुड्स में ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर मैंने आपको 4 चीजें बताई, उन चारों चीजों में पॉजिटिव। अगर लग्जरियस गुड्स की बात करते, प्रेस्टिजियस गुड्स की बात करते, लिमिटेड बॉन्ड्स की बात करते, तो वो इनवर्स नहीं चल रहे हैं। लिमिटेड बॉन्ड्स में आपको जितनी आवश्यकता है, नींद की गोली है और आपको खानी है एक, अगर सस्ती हो जाएंगी तो ज़्यादा नहीं खाएंगे ना उनको, तो हार्मफुल हो जाएगा आपके लिए। अगर मिर्च का रेट, चिली का रेट सस्ता हो जाता है तो 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच यूज़ नहीं करेंगे ना, क्योंकि लिमिटेड बॉन्ड्स है। तो लिमिटेड क्वांटिटी बॉन्ड्स आपकी जो होती हैं उन पर इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट वहाँ लागू नहीं होगा। लग्जरियस गुड्स और प्रेस्टिजियस गुड्स जिनके प्राइस ज़्यादा होते हैं, उनके प्राइस और भी बढ़ जाते हैं, तो लोग और उन्हें परचेज करते हैं, क्योंकि वो प्रेस्टीज और ब्रांड का सिंबल होते हैं, तो उन्हें यूज़ करने से आपकी प्रेस्टीज और इमेज बढ़ती है। तो ऐसे गुड्स पर भी वो लागू नहीं होता है।
इन्फीरियर गुड्स, ऐसे गुड्स जो कि घटिया क्वालिटी के होते हैं, उन्हें लोग, उनके प्राइस सस्ते हो जाते हैं तब भी लोग उन्हें और खरीदना कम कर देते हैं, या प्राइस सस्ते होने पर, जबकि हमने पढ़ा है कि प्राइस सस्ते होने पर चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा। तो बेसिकली मैंने आपको बताया कि इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड इलास्टिसिटी को कैसे निकाल सकते हैं, और ये भी बताया कि ग्रिफिन गुड्स पर ये रूल अप्लाई नहीं होता है। आगे की बात करते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हमारा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है कॉस्ट। लागत क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, उसको समझ लेते हैं। फिक्स कॉस्ट किसे कहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट किसे कहते हैं, और कैसे इनका प्रयोग कर कर हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है पेपर में, तो हम उसको एक बार समझ लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, इनको समझते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। दोस्तों देखिए, फिक्स कॉस्ट की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है। एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि अगर मकान मालिक को आप किराया देते हैं तो 2000 रुपये किराया देते हैं, और 2000 रुपये आपको फिक्स देने हैं, हर मंथ आपको 2000 रुपये ही देने हैं, फिक्स कॉस्ट है। अब उस कमरे में एक पर्टिकुलर बंदा रहता है या एक कैंडिडेट रहता है, तो उसको 2000 देने हैं। अब 2 लोग रहते हैं उसी में, तो आधा आधा बांट लेंगे, तो 1000 हो जाएगा। अगर 4 लोग रहते हैं तो 500 हो जाए। तो पर यूनिट के हिसाब से अगर स्टडी करें इसको, तो फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है। क्या होती है फिक्स कॉस्ट टोटल में, क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स होती है। बट पर यूनिट क्या होती है, वेरिएबल होती है। ये हर यूनिट के बाद बदलती है। एक एक यूनिट की स्टडी करेंगे, अगर यूनिट बढ़ते रहेंगे तो ये बदलती रहेगी। तो टोटल की बात कर रहे हैं, और फिक्स कॉस्ट, हम इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी फिक्स बट पर यूनिट वेरिएबल। अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है, लेकिन टोटल में वेरिएबल होती है। जैसे एक पेन आपने, ये मार्कर खरीदा, 10 रुपये का एक मार्कर है, फिर एक और मार्कर आपने खरीदा, वो भी 10 रुपये का है, दूसरा मार्कर एक और खरीदा, वो भी 10, चौथा मार्कर आपने खरीदा, वो भी 10 रुपये का है। तो हर एक मार्कर की कीमत, एक पर यूनिट की कीमत क्या है, फिक्स है, 10 रुपीज़। लेकिन वेरिएबिलिटी की बात यहां पर देखते हैं कि पहले आपने एक मार्कर खरीदा था तो आपने 10 रुपये दिए, 2 मार्कर खरीदे तो 20 रुपये दिए दुकानदार को, जब आपने 3 मार्कर खरीदे तो आपने 30 रुपये दिए। तो टोटल हर बार चेंज हो रहा है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स होती है और टोटल में वेरिएबल होती है, जबकि फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है, पर यूनिट वेरिएबल होती है। फिक्स कॉस्ट समझ ली हमने, वेरिएबल कॉस्ट समझ ली। अब बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, कि टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, वही बताऊंगा आपको। फिर आपको एवरेज कॉस्ट निकालना, मार्जिनल कॉस्ट निकालना, ये सारी चीजें बताऊंगा। इनको समझ लेते हैं एक बार, टेबल के माध्यम से, एक फॉर्मूले के माध्यम से इनको समझते हैं, आसानी से समझ पाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। सबसे पहले आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे, टीसी बराबर एफसी प्लस वीसी, आपने जोड़ लिया। आप वीसी निकालेंगे तो टीसी माइनस एफसी हो जाएगा। आप एफसी निकालेंगे तो टीसी माइनस वीसी हो जाएगा। आप ये निकाल रहे हैं, इन फॉर्मूलों को आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर किस तरीके से आप निकाल सकते हैं वो देख लेते हैं आगे। आप एसी निकालेंगे, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, तो आप टीसी अपॉन क्वांटिटी करेंगे। आप एवीसी निकालेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो आपको टीवीसी लिखना होगा अपॉन क्वांटिटी। आप एएफसी निकालेंगे तो टीएफसी अपॉन क्वांटिटी करना होगा। इसके बाद आप एमसी निकालेंगे तो टीसी 1 माइनस टीसी 0 कर लेंगे आप।
इस तरीके से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। ये टेबल जब आप बनाएंगे तो आपको इन फॉर्मूलों को प्रयोग करना होगा, इनका यूज करके ही आप टेबल निकाल पाएंगे। इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इनको। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं टीसी की, तो टोटल कॉस्ट अगर मान लीजिए 100 रुपये है और यहां पर 120 रुपये हो गई है टोटल कॉस्ट, तो ये वाला जो पहले वाला सिनेरियो है, ये वाला, ये टीसी 1 होगा और ये टीसी 0 होगा। फिर यहाँ 140 हो गई है, तो ये वाला टीसी 1 होगा और पिछला वाला जो है वो टीसी 0 हो जाएगा। यानी पिछली वाली वैल्यू को 0 काउंट करेंगे और अगली वाली को 1 काउंट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। कॉस्ट निकालने का तरीका यूज़ कर सकते हैं। कॉस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कि कॉस्ट किस तरीके से निकाली जा सकती हैं। आपको एफसी बताया, वीसी बताया, टीसी बताया, एएफसी बताया, एवीसी बताया और ये सारी चीज़ें मैंने बताने के बाद आपको एमसी निकालना, मार्जिनल कॉस्ट निकालना भी बताया। एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप टेबल बनाएंगे और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं यहाँ बोर्ड पर, यहाँ पर क्वांटिटी रख लेते हैं, यहाँ पर एफसी, यहाँ पर वीसी, यहाँ पर टीसी, यहाँ पर एसी, यहाँ पर बात करते हैं एवीसी की और यहाँ हम बात करते हैं एएफसी की और लास्ट में हम निकालते हैं एमसी। फॉर्मूले मैंने आपको पिछले बता चुका हूँ तो उनको देख लेंगे। यहाँ 0 क्वांटिटी है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पर 0 क्वांटिटी है तब भी 100 रुपीज़ लगते हैं। 100 फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम ही होती है तो 100 ही लगेंगे। यहाँ वीसी की बात करेंगे तो कोई यूनिट नहीं बना रहे हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ बना रहे हैं तो 20 40 60 80 और यहाँ 100। यहाँ टीसी की बात करते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे क्योंकि फॉर्मूले में हमने पढ़ा है, तो यह 100 हो जाएगा। यहाँ 120 140 160 और 180 और लास्ट में जाकर यहाँ 200 हो जाएगा। ये हमारी टेबल बनती चली जा रही है। एवरेज निकालेंगे तो यहाँ 0 से इन्फिनिटी आ जाएगा। यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो 120 हो जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे, यानी देखो क्वांटिटी से मैं इसको टीसी को डिवाइड कर रहा हूँ, तो टीसी को डिवाइड करेंगे तो 70 हो जाएगा। यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे तो इसका कितना होगा देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए मैं कॉन्सेप्ट भी लगा देता हूँ, 160 को आप डिवाइड करते हैं 3 से तो यहाँ हो जाएगा 53.33। यहाँ डिवाइड करेंगे 4 से तो 45 हो जाएगा और यहाँ अगर हम डिवाइड करेंगे 5 से तो 40 हो जाएगा। इस तरीके से आपका एसी निकल जाएगा। आप इस फॉर्मूले को, इस वैल्यू को अगर ये निकालना है तो आपको आप यहाँ क्या करेंगे ये देख लेते हैं। यहाँ पे आपको VC अपॉन क्या करना है, Q रखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको AC AFC अपॉन क्या रखना है आपको, AFC में आप क्या रखेंगे FC अपॉन Q करना है, तो आपकी वैल्यू निकल आई। और यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको TC 1 माइनस TC 0 करना है। इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। एक बार कैलकुलेट करेंगे तो निकाल कर देखिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं ये चीज़। दोस्तों, एक और टॉपिक मैंने उठाया है आपके लिए जो कि बेहतरीन टॉपिक है, जिसको बोलते हैं मार्केट। और मार्केट तो आप लोग सभी जाते हैं, मार्केट को स्टडी करना है आज, और अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि मार्केट से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसे सॉल्व कर पाए हम। बताता हूं मार्केट क्या होती है। मार्केट आपके सेगमेंट में क्या चीज है। मार्केट इज द प्लेस, क्या है, स्थान है, कोई भी एक जगह है जो मार्केट है। मार्केट इज द प्लेस देयर इज द बायर एंड सेलर। कौन कौन होगा वहां पर, खरीदने वाला भी होगा और बेचने वाला भी होगा। देयर इज द बायर एंड सेलर एंड गुड्स एंड सर्विसेज विद द ट्रांजैक्ट टू ईच अदर। और क्या होंगे, ट्रांजैक्शन होंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। लेन देन किसका होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का। तो मैं आप दोबारा से बताता हूं इस चीज को कि मार्केट इज द प्लेस there is the buyer and seller inject the goods and services transact to each other। तो वो बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कि माल का लेन देन करने वाले दो व्यक्ति, यानी खरीदने वाला और बेचने वाला एक स्थान पर होता है, उसे मार्केट कहते हैं। मार्केट सिंपल भाषा में तो यही होती है।
और अगर हम बताते हैं मार्केट अलग अलग टाइप से हो सकती है दोस्तों, मार्केट को कैटेगराइज किया गया है अलग अलग टाइम के हिसाब से, सेगमेंट के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, ये सारी चीजें टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से कैटेगराइज। कुछ सीजनल मार्केट होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म मार्केट होती हैं, कुछ ऐसी मार्केट होती हैं जो लॉन्ग टर्म मार्केट होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सिनेरियो बेस होती हैं, अलग अलग डिफरेंट ओकेजन पर लगती हैं। तो मार्केट के स्लैब को हम समझ सकते हैं अलग अलग तरह से कैटेगराइज किया गया है। मार्केट में अगर हम बात करें तो परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन। पहले इनपरफेक्ट की बात नहीं, पहले परफेक्ट की बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? परफेक्ट कंपटीशन का मतलब यह है कि मार्केट में इसकी कुछ पहचान होती है। मार्केट में वो बंदा जो खड़ा हुआ है वो परफेक्ट है, बेचने वाला भी खरीदने वाला भी। समझते हैं इसको कैसे? लॉट्स ऑफ बायर होते हैं, उसमें खरीदने वाले बहुत होते हैं, और लॉट्स ऑफ सेलर होते हैं, बहुत सारे बेचने वाले होते हैं। जब बायर और सेलर बहुत सारी मात्रा में होते हैं, अधिक मात्रा में होते हैं, तो वो परफेक्ट कंपटीशन का एक फीचर होता है, यानी उसका एक विशेषता, उसकी एक विशेषता होती है। फ्रीली एंट्री फ्रीली एग्जिट, कोई भी शॉप खोल सकता है, कोई भी बंद कर सकता है, तो फ्रीली एग्जिट और फ्रीली एंट्री होगी। प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, एक सिंगल प्रोडक्ट होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। प्राइस एज पर द सिमिलरली होते हैं, कि लगभग मिलते जुलते होते हैं। तो मैं 4 चीज़ों के बारे में बात कर रहा था कि मार्केट में 4 फीचर्स अगर आपको मिलते हैं कहीं भी, तो वहाँ परफेक्ट कंपटीशन होगा। जैसे पहला बताया मैंने आपको, मार्केट में लॉट्स ऑफ बायर होते हैं, लॉट्स ऑफ सेलर होते हैं, फ्रीली एंट्री फ्रीली एग्जिट होता है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, और प्राइस की जो कंसिस्टेंसी होती है वो लगभग एज पर सिमिलर होती है, यानी प्राइस कांस्टेंट होता है। ये चारों फीचर मिलते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। इनपरफेक्ट कंपटीशन, ऐसा भी कह सकते हैं कि मार्केट में इनपरफेक्ट कंपटीशन का एग्जांपल मैं अभी आपको देता हूं, क्योंकि मैंने परफेक्ट का एग्जांपल नहीं दिया, अब वो बताता हूं आपको। जैसे लोहा मंडी में जाएंगे तो लोहे का ही आपको लोहा ही मिलेगा मंडी में, आप गुड़ मंडी में जाएंगे तो वहां गुड़ मिलेगा आपको, मुर्गा मंडी में जाएंगे तो मुर्गा, और फिश मार्केट में जाएंगे तो आपको फिश मार्केट में फिश मिलेंगी। तो कॉमन एक प्रोडक्ट है वहां पर। लेकिन इनपरफेक्ट कंपटीशन, आपकी लोकल मार्केट्स आपने देखी होंगी, एक स्लीपर की दुकान है, एक शूज़ की दुकान है, एक चाय वाले की दुकान है, एक ग्रोसरी की दुकान है, एक कॉस्मेटिक्स की शॉप है, तो डिफरेंट, इनमें कोई कंपटीशन नहीं है आपस में। वो कोई भी अपना प्राइस डिसाइड करता है, उस हिसाब से सेल कर रहा है, तो उनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं, तो इनपरफेक्ट कंपटीशन है। ये जरूरी नहीं है कि कोई शूज़ खरीदना है तो चाय पीने आएगा, पॉसिबल नहीं है। समटाइम ऐसा हो भी सकता है, कोई चावल परचेज करने आएगा, अगर चावल खरीदने आएगा तो जरूरी नहीं है वो शूज़ भी खरीद के जाए। तो इनका कोई कंपटीशन आपस में नहीं। जब आपस में कोई कंपटीशन नहीं तो इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है। अब बात करते हैं मोनोपोली की। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली की बात करते हैं तो मोनोपोली एक व्यक्ति को अधिकार होता है, एक व्यक्ति सेल करने वाला होता है, लाइसेंस दिया जाता है, उसको परमिशन दी जाती है, अथॉरिटी दी जाती है, और वो व्यक्ति सेलर, सिंगल सेलर होता है। लॉट्स ऑफ बायर होते हैं, जैसे वाइन शॉप आपने देखी होंगी, मॉडल शॉप्स, उनको अथॉरिटी दी जाती है। तो मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है और लॉट्स ऑफ बायर होते हैं। प्रोडक्ट डिफरेंट हो सकते हैं। प्राइस हाई ऑलवेज होता है, क्योंकि वहां पर जो सेल करने वाला बंदा है वो पर्टिकुलर एक है, सिंगल है, तो प्राइस ऑलवेज हाई होगा। और लीगल स्ट्रक्चर होता है, तो ऐसी अगर कंडीशन आपको मिलती है तो मोनोपोली होगी। एक व्यक्ति को अधिकार होता है माल को बेचने का, खरीदने वाले बहुत सारे होते हैं, और वहाँ पर प्राइस हमेशा अधिक यानी हाई होता है। और ऐसी परिस्थिति होगी, अथॉरिटी होती है, उसको परमिशन होती है, अथॉरिटी होती है, उसके पास अधिकार होता है उस मार्केट को चलाने का। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? मोनोपोली होगी। आगे की बात करते हैं दोस्तों, ओलिगोपोली और ड्यूलोपोली। जहां दो सेलर होते हैं और बायर्स होते हैं, वहां पर ड्यूलोपोली होती है। और ओलिगोपोली की बात करते हैं, फ्यू बायर्स फ्यू सेलर्स, कुछ और कुछ बायर होते हैं, कुछ सेलर होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं कि मार्केट्स में मेडिसिन की दुकानें बहुत सेलेक्टिव होती हैं, और जो पेशेंट होते हैं, जो मरीज होते हैं, वो भी कुछ सेलेक्टेड होते हैं, कुछ बायर कुछ सेलर। तो मेडिसिन सारे लोग नहीं खरीदने जाते, और सारे लोग बीमार नहीं होते, सारे लोग मेडिसिन देते नहीं हैं। तो लगभग क्या है कि कुछ बायर होते हैं, कुछ सेलर होते हैं। तो वहाँ पर जब फ्यू होते हैं, फ्यू मतलब कुछ तो कुछ अगर होते हैं, दोनों तरफ कुछ बायर कुछ सेलर होते हैं, तो कौन सा कंपटीशन होता है? यहाँ पर हम बात कर रहे थे ओलिगोपोली की।
तो बेसिकली मार्केट में 4 सेगमेंट आपको पता होने चाहिए, 4 से 5 सेगमेंट मैंने बताए, पांचों सेगमेंट आपको पता होने चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, इनपरफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, ड्यूलोपोली क्या होती है, इनके कॉन्सेप्ट को समझिए, इनके फीचर्स को जानिएगा। अगर आपको फीचर्स पता होंगे तो आप लिख पाएंगे इनके बारे में। आगे की बात करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन को पढ़ने के बाद परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कैसे डिसाइड होता है। कोई भी प्रोडक्ट अगर आ रहा है और परफेक्ट कंपटीशन है तो उस समय प्राइस कैसे डिसाइड किया जाएगा स्टूडेंट्स। प्राइस डिसाइड करने के 5 कंपोनेंट होते हैं। मैं आपको 5 कंपोनेंट बता रहा हूं, याद रख लीजिएगा आसानी से। अगर प्राइस डिसीजन में अगर हम देखते हैं तो 5 कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है डिमांड, फिर सप्लाई। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई अगर है तो उसी हिसाब से उसका प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होगा, डिसाइड होगा कि वो उसका प्राइस ज़्यादा रखा जाए या कम। अगर किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कम आ रही है, प्रोडक्ट डिमांड में ज़्यादा है तो प्राइस हाई होगा, और अगर सप्लाई ज़्यादा आ रही है और प्रोडक्ट डिमांड में कम है तो प्राइस नीचे होगा यानी कम होगा। आगे की बात करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई हो गया 2 फैक्टर। टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हो रहा है और आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंप्रूवमेंट है तो प्राइस हाई जाएगा, तो टेक्नोलॉजी फैक्टर भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्या है? नेताओं के द्वारा, पार्टियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा लिए हुए निर्णय, अगर उनके निर्णय इंपैक्ट करते हैं कहीं ना कहीं मार्केट को तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी। आगे की बात करते हैं, लास्ट पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट भी है, बता देता हूं आपको। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई, डिमांड एंड सप्लाई हो गई। लास्ट, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द कंट्री। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो मुद्रा नीति भी आपको पता होनी चाहिए। जिस देश में आप काम कर रहे हैं वहाँ मुद्रा नीति का क्या स्तर है वो आपको पता होना चाहिए, तब आपके प्राइस डिसाइड हो पाएंगे। यानी अगर किसी प्रोडक्ट को परफेक्ट कंपटीशन में उतारना है तो उसके लिए इन सभी चीज़ों को स्टडी करना जरूरी होगा। दोस्तों, मैंने आपको इकोनॉमिक्स के बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स एक्सप्लेन करके बताए। कैसा लगा आपको स्टूडेंट्स, एक बार मुझे बताएं, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरी वीडियो कैसी लगी? डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और अदर वीडियोज़ का भी, जिनमें आपकी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियो होंगी, आप एक बार देख लें। और स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको मेरी द्वारा पढ़ाया गया ये टॉपिक पसंद आया होगा। एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे, और अगर कोई समस्या है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।